नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा। विजय फैक्टर में आज बात करेंगे मोदी फैक्टर की, वक्फ बिल फैक्टर की। तो अमित शाह सीधा-सीधा कह रहे हैं कि मौजूदा बजट सत्र में ही वक्फ बिल संसद के दोनों सदनों में रखा जाएगा, यानी पास करवाया जाएगा। 4 अप्रैल तक संसद का सत्र है। 1 अप्रैल को ईद की छुट्टी है, यानी 2, 3, 4 3 दिन इफेक्टिवली बचते हैं। क्या अमित शाह ऐसा कर पाएंगे? क्या अमित शाह ऐसा करके मोदी सरकार को कहीं खतरे में तो नहीं डाल देंगे? या प्रधानमंत्री मोदी वक्त की नज़ाकत को समझ रहे हैं और एक बार फिर यू टर्न लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी? एक बार फिर से मतलब कि भूमि अधिग्रहण का पर वो अध्यादेश लेकर आए थे 2014 में, सत्ता में आते ही यू टर्न लिया गया। फिर उसके बाद वो किसानों के 3 काले कानूनों पर यू टर्न लिया गया और अब वक्फ बिल के मामले पर भी यू टर्न लेना पड़ेगा। या तो यू टर्न ले लीजिए या अपनी सरकार को बचा लीजिए, दोनों काम तो एक साथ हो नहीं सकते। या तो यू टर्न ले लीजिए या अपनी सरकार को डूबने दीजिए, दोनों काम तो एक साथ हो नहीं सकते। क्योंकि राज्यसभा में एनडीए को अपने दम पर बहुमत नहीं है, जैसे तैसे वो बहुमत का जुगाड़ कर लेते हैं। लोकसभा में एनडीए को अपने दम पर बहुमत है, लेकिन आंकड़ा 293 तक पहुंचता है, जिसमें चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और चिराग पासवान को अलग कर दिया जाए तो सरकार अल्पमत में आ जाती है। और तीनों की भूमिका वक्फ बिल को लेकर, तीनों की पार्टियों की बयान वक्फ बिल को लेकर मोदी सरकार को हैरान परेशान किए हुए हैं। मोदी सरकार को लगा होगा कि सीबीआई का डर दिखाकर, इनकम टैक्स का डर दिखाकर, ईडी का डर दिखाकर, कुछ पुरानी फाइलों का डर दिखाकर काम निकाल लिया जाएगा, चंद्रबाबू नायडू से हार्ड बार्गेनिंग कर ली जाएगी, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा। आखिर चंद्रबाबू नायडू को भी अपनी राजनीति करनी है मुसलमानों की, अगर बीजेपी को हिंदुओं की राजनीति करनी है। अब मोदी अपनी हिंदुओं की राजनीति करते रहें और बुलडोज़र चलाते रहे मुसलमानों के हकों पर और चंद्रबाबू नायडू चुपके से देखते रहे, तो क्या खाक वो सत्ता में आ पाएंगे आंध्र प्रदेश में? और सत्ता में नहीं आ पाए तो फिर उनकी एनडीए में महत्ता ही क्या रह जाएगी? तो चंद्रबाबू नायडू ने साफ कर दिया है कि उनकी सरकार, वो खुद अल्पसंख्यकों के हितों का हमेशा संरक्षण करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। चंद्रबाबू नायडू ने साफ कह दिया है कि उनकी पार्टी वक्फ संपत्तियों का की हिफाजत करती रही है, कोई वक्फ संपत्ति गलत हाथों में ना चली जाए, इसकी व्यवस्था करती रही है और आगे भी करते रहेंगे। इससे साफ जाहिर है कि उन्होंने साफ तौर पर मोदी सरकार को चेतावनी दे दी है कि अगर वक्फ बिल पेश करने की हिमाकत की गई लोकसभा या राज्यसभा में, तो उनकी पार्टी, राज्यसभा में ही आएगा बिल, उनकी पार्टी इसका विरोध भी कर सकती है। 16 सांसद चंद्रबाबू नायडू के हैं, 2 पवन कल्याण के हैं, लेकिन पवन कल्याण तो हिंदुत्व वाली राजनीति में चले गए हैं, वो तो साथ नहीं आएंगे। लेकिन 16 सांसदों की भूमिका, और आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए, कुछ महीने पहले जब वक्फ बिल संसद में पेश किया गया था, तब चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी पार्टी के एक सांसद ने खड़े होकर कहा था कि हमें इस बात पर कोई एतराज़ नहीं होगा अगर ये बिल जेपीसी को सौंप दिया जाता है। तुरंत किरण रिजिजू जो बिल पेश कर रहे थे, उनके पास एक नोट आता है और तुरंत वो कहते हैं कि उनको भी कोई ऐतराज़ नहीं है बिल को जेपीसी को सौंपने के लिए, और उसके बाद मामला जेपीसी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को सौंप दिया जाता है। नीतीश कुमार ने क्या कहा, चिराग पासवान ने क्या कहा, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले जगदम्बिका पाल के नेतृत्व में जो जेपीसी बिठाई गई थी, उसमें काफ़ी संख्या में 3-4 दर्जन के आसपास संशोधन पेश किए थे विपक्षी पार्टियों की तरफ से, लेकिन एक भी संशोधन स्वीकार नहीं किया गया।
जगदम्बिका पाल ने कहा कि साहब मोटे तौर पर वही संशोधन थे जो सत्ता पक्ष की तरफ से पेश किए गए थे। तो भाई नाम तो किया जा सकता था, नाम तो दिया जा सकता था कि ये संशोधन फलाने फलाने ने पेश किए और जिसको हमने स्वीकार कर लिया। फिर बहुत सी विपक्षी पार्टियों ने लंबे चौड़े डिसेंट नोट लगाए थे, असहमति के पत्र लगाए थे अपने जवाब के साथ। लेकिन जो फाइनल रिपोर्ट जेपीसी की तैयार हुई उसमें डिसेंट नोट शुरू में शामिल नहीं किए गए थे, ऐसा मीडिया में आया था। फिर इस पर बड़ा हो हल्ला मचा, तब जाकर कुछ डिसेंट नोट शामिल किए गए थे। यानी सरकार कुछ ना कुछ छुपाना चाह रही थी, कुछ ना कुछ जनता से पर्दा किया जा रहा था। कुछ ऐतराज़ हैं वक्फ बिल को लेकर कि इसमें वक्फ की संपत्तियों को जो विवादित हैं उस पर कलेक्टर या सरकारी अधिकारी उस पर अंतिम फैसला लेंगे और फिर मेंबर में नॉन मुस्लिम सदस्य होंगे और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर मुस्लिम संगठनों को नाराज़गी है, ऐतराज़ है। अब नीतीश कुमार की पार्टी के लल्लन सिंह ने तो जेपीसी से पहले जब बिल रखा गया था समर्थन किया था। अब सुनने में आया है कि नीतीश कुमार ने ये कह दिया है बीजेपी आला कमान को कि या बीजेपी सरकार को, मोदी सरकार को, कि नवंबर का बिहार का विधानसभा चुनाव से पहले बिल पेश नहीं किया जाए तो बेहतर होगा। उनके एक एमएलसी ने तो साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि अभी बिल पेश नहीं किया जाए क्योंकि अभी सबकी राय नहीं ली गई है और सबके सुझाव, सबके संशोधन स्वीकार नहीं किए गए हैं। मोटा मोटी एक मोटी राय ली जाए और कुछ जो ऐतराज़ हैं उन बातों को भी शामिल किया जाए, उसके बाद भले ही ये बिल पेश हो। यानी वो टालना चाहते हैं। चिराग पासवान का कहना है कि जैसा बीजेपी सोचती है वैसी सोच उनकी नहीं है। मैं 21वीं सदी का नेता हूँ और 21वीं सदी के हिसाब से सोचता हूँ। तो ये कहने का क्या मतलब है, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। तो कुल मिलाकर अब ये बिल, वक्फ बिल, मोदी सरकार के गले की फांस बनता जा रहा है और बहुत सारे विशेषज्ञों का कहना है कि अभी बिल पास कराकर भी मोदी को कुछ हासिल होने वाला नहीं है और बिल अगर वो लटका देते हैं बिहार तक तो कम से कम बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश से बिगड़ेगी नहीं और उसके बाद कोई फैसला किया जा सकता है। तो समझदारी इसी में होगी कि बिल को अभी पेश नहीं किया जाए, कोई ना कोई बहाना बनाकर बिल लटका दिया जाए। तो क्या मोदी सरकार इसी दिशा में बढ़ेगी? लेकिन एक डर ये है कि अगर बैसाखियों की बात मान ली तो आगे और झुकना पड़ेगा और दबाव में आना पड़ेगा। लेकिन मोदी जी के पास क्या इसका कोई विकल्प भी है? ऐसा कोई विकल्प भी अभी तक तो दिखाई नहीं दे रहा है कि बिना चंद्रबाबू नायडू के, बिना नीतीश कुमार के, बिना चिराग पासवान के वो 272 का आंकड़ा छू लें। और राज्यसभा में तो स्थिति और भी खराब है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।